हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन कौन है यहाँ पे प्रेजेंट? आ जाइए सब। सार्थक, आकाश, आर्यन, भावेश, विशाखा, ध्रुव, जन्नत, कृतिका, महक, मयंक, ओजस्विनी, राधा, सरबजीत, ऋतु, ऋतिका, सतीश, सौरभ। ठीक है, सब प्रेजेंट हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, करते हैं स्टार्ट बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करेंगे अब। ओके फाइन। तो कल हमने बेटा कंप्लीट कर लिया था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, एमसीक्यूज भी हमने कर लिए थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ से गायब थे, लॉग इन करके छोड़ के चले गए थे। राइट। प्रैक्टिस सेशन में रहा करो यार। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो या फिर पता नहीं क्या घर पे सॉल्व भी करते हो कि नहीं करते हो। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वही भाग जाते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स थे जो रिस्पॉन्स दे रहे थे। ओके, तो सब लोग प्रेजेंट रहा करो भाई प्रैक्टिस सेशन में। हाँ, बहुत तेज हो तुम लोग तो। भाई तुम लोग तो हमसे भी आगे निकले स्टूडेंट के मामले में। हम लोग भी इतना स्मार्ट नहीं हुआ करते, तुम लोग तो ओवर स्मार्ट निकले। चलो, एक तो वैसे ही ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है ना, दिखता है नहीं कुछ, बस लॉग इन करके छोड़ दिया है। अब ऐसे में रिस्पॉन्स मांगो तो अगर आ रहा है रिप्लाई तब समझ में आता है कि स्टूडेंट है, नहीं तो समझो वो लॉग इन करके छोड़ के फिर गायब है ना। नहीं तो मैंने कल अमन को, सार्थक को, महक को, सबको बोला था भाई कहाँ हो तुम, लॉग इन करके यहाँ पे और रिप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो मतलब इनका है ना कि बस प्रैक्टिस सेशन। भावेश तुम भी स्टार्टिंग में थे बेटा, फिर तुम भी गायब हो गए थे, रिप्लाई नहीं आ रहा था। ठीक है मैंने देखा था उसमें। चलो कोई नहीं। ये लो, क्लास के टाइम में इनकी आंखें लग गई थी। वाह। मुझे भूख लग जाती है एट द एंड ऑफ द जाके, और तुम लोग की आंखें लग गई। वाह। चलो कोई नहीं, रहा करो भाई, प्रैक्टिस सेशन में जरूरी हो जाता है। चलो भाई। हाँ मयंक, मुझे पता है बेटा तुम लोग लास्ट तक थे। मयंक, रितिका का रिप्लाई आ रहा था, सरबजीत थी है ना, ऋतु थी, वो भी रहती है। कुछ यही स्टूडेंट्स थे जो लास्ट तक थे। राधा भी ऑलमोस्ट रही थी, फिर बीच में वो भी गायब थी। और समझा? मैं भी तो हाँ, थी। मैंने पहचाना ही नहीं, मतलब काफी स्टूडेंट थे बेटा। ऋतिका का भी रिप्लाई आ रहा था। और कौन था, इतना ध्यान नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स का नाम याद रहता है तो वो उस हिसाब से था। बता दो बेटा कौन था। सॉरी फॉर दैट। ओके ऑफेंसिव मत होना, बट लेकिन मुझे जिनका नाम याद था तो उन लोगों का मेरे को ध्यान था। जन्नत का भी रिप्लाई कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आ रहे थे। अब आई डोंट नो लास्ट तक था मेंटेन या नहीं है, वो ध्यान नहीं है। चलो कोई नहीं। अब आज स्टार्ट करना है हमें न्यू यूनिट। ठीक है, तो नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम पार्ट ए के। ठीक है, मार्केट वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट वाला यूनिट, ये ध्यान रखना है। कंज्यूमर बिहेवियर के बाद, डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर के बाद जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके मार्केट वाले चैप्टर से। ठीक है, अब जिन लोगों ने इको पढ़ी है तो उन्होंने मार्केट के बारे में पढ़ा है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो उन्हीं सबको डिटरमाइन करना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है उसको। ठीक है, सिर्फ फीचर्स आप लोग पढ़ते थे जब आप लोग माइक्रो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ फीचर्स पढ़ा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आके आप सबका डिटेल में है आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो वो सब कुछ पढ़ना है। बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। आज एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। एक मिनट बेटा।
चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट वाले चैप्टर, प्राइस डिटरमिनेशन इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, यही हमारे यूनिट का नाम है, प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। करते हैं स्टार्ट 1 मिनट में बस। चलिए ओके, तो हेडिंग डालेंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्राइस डिटरमिनेशन चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 1, प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है भाई, हमें करना क्या है? जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होंगे, ठीक है, उसमें प्राइसेस को डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये हमें सीखना है बेसिकली। तो चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे वैसे तो देखा जाए प्राइस डिटरमिनेशन ही नहीं, हम आउटपुट भी डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन दोनों ही होगा। ठीक है, यस। इसमें हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहली बात होगी, अब ये जो प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेशन है, ठीक है, इसको समझेंगे बाद में, पर पहले समझेंगे मार्केट क्या होता है और कितने टाइप्स की मार्केट होती है हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी पता है कि मार्केट क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं। अब उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स को थोड़ा डिटेल में जाके जब पढ़ेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके नए नए। ठीक है, बट अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि मार्केट क्या होता है। व्हाट इज मार्केट? आपको क्या लगता है मार्केट को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप किस तरीके से करोगे मार्केट को डिफाइन? हम लोग में से सब लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट में क्या पर्पस होता है, ठीक है, क्यों हम जाते हैं मार्केट में, और जाते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट क्या होता है, किससे किसकी डीलिंग होती है, एवरीथिंग। तो मार्केट है क्या अगर आप शॉर्ट में देखो तो? ठीक है, डिफरेंट बायर एंड सेलर है, आपका जैसे कहना है। हाँ, होता है, मार्केट में डिफरेंट बायर और सेलर होते हैं। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है अगर आप मार्केट में देखो तो? छोटे छोटे उसके कुछ विशेषताएं हैं, अगर आप उसको क्लब कर दो तो उसका मीनिंग भी बन गया। ठीक है, गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं मार्केट में, बिल्कुल सही बात है। व्हाट एल्स? और क्या लगता है आपको मार्केट में और क्या होता है? सर एक फिक्स्ड प्लेस होती है। फिक्स्ड प्लेस होती है, बिल्कुल सही बात है, जिसको हम बोलते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया होता है उसका। ठीक है, जहाँ पे मार्केट डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे ये मार्केट लगेगा। होलसेल, रिटेलर, फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट एंट्री जो बात कर रहे हो अमन बेटा, वो आएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। ये जरूरी नहीं कि हर मार्केट में फ्री एग्जिट और एंट्री हो ही। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता। बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जो जिनमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होता है। यस, कंपटीशन होता है। बार्गेनिंग ऑफ प्राइस इसलिए होता है क्योंकि जहां मार्केट है वहां प्रोड्यूसर्स भी और सेलर्स भी हैं। प्रोड्यूसर, सेलर्स और कंज्यूमर्स सब हैं। ठीक है, तो भाई अगर सेलर है वो अपना फायदा देखेगा, कंज्यूमर अपना फायदा सोचता है। ठीक है, अगर दोनों अपना अपना फायदा सोचने लग गए तो फिर तो नेगोशिएशंस कैसे होंगे? ठीक है, फिर नेगोशिएट होके विन विन वाली सिचुएशन कैसे आएगी फिर, अगर हम अपना ही फायदा देखते रह गए तो ये जो बार्गेनिंग ऑफ प्राइस की बात आप कह रहे हो ना, ये बार्गेनिंग ऑफ प्राइस दोनों साइड से की जाती है कि प्रोड्यूसर को भी नुकसान ना हो और कंज्यूमर को भी नुकसान ना हो, इस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन किया जाए। तो इसीलिए बार्गेनिंग ऑफ प्राइस करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए यहाँ पे हम प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करते हैं इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। बट बिफोर दैट, मीनिंग ऑफ मार्केट अब आप लोगों ने जो बताया इसी को हम क्लब कर देते हैं और बन गया आपका मार्केट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म होता है। ठीक है, तो मार्केट क्या है? मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ये पर्टिकुलर प्लेस है। अब ये प्लेस कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर
both buyers and sellers where both buyers and sellers came in contact with each other to purchase and sell the goods and services, to purchase and sell the goods and services. जो भी goods and services हमें yes, तो जो भी अब होगा yes, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में होता है इसी पर्पस से, जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मार्केट पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए, यहाँ पे बोथ बायर्स एंड सेलर्स का इंटरेक्शन होना चाहिए, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं तो मार्केट है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप के मार्केट हो सकते हैं। जब मार्केट की बात हमने कर ली, अच्छा उससे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स, एक मार्केट की कुछ खास बातें जो होनी चाहिए। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए मार्केट, तभी वो मार्केट कहलाता है। जब भी मार्केट जाते हो तो ऑब्जर्व किया करो वहां क्या क्या हो रहा है, राइट। इंटरेक्शन हो रहा है हमारा बायर्स और सेलर्स का, सेलिंग हो रहा है, परचेज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, बार्गेनिंग चलती ही है। ओके, बार्गेनिंग करते हुए लोग आपको दिखते ही हैं मार्केट में, तो वो भी होता है। उस मार्केट में सिर्फ आप ही नहीं हो, बाकी लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो भाई वहां पे आपका कंपटीशन भी है। ठीक है, तो यही सारी चीज ध्यान रखनी है। तो आपका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बनेगा, सबसे पहली बात तो क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। जियोग्राफिकल एरिया, ये मार्केट है कहाँ, जैसे अपना सरोजनी मार्केट दिल्ली में है, जनपद मार्केट दिल्ली में है, गाजियाबाद में घंटाघर है। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया है उनका कि वहां पे है ये मार्केट। उसके बाद उस मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, बायर्स एंड सेलर्स हैं तो भाई ये हैं क्यों, पर्पस क्या है, तो ये हैं गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज एंड सेल के लिए। तो हम लिख लेते हैं यहीं पे, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और क्या होता है, कंपटीशन होता है, लेवल ऑफ कंपटीशन देखते हैं हम मार्केट में। देखा ही होगा आप लोगों ने, तो जब मार्केट जहां पे लगता है वहां पे बहुत सारे बिक्री वाले होते हैं, ठीक है, जो बेचते हैं अपना सामान। कोई कहता है हमारे पास आ जाओ, भीड़ लगी रहती है, ठीक है, इतने में ले लो, इतने पे ले जाओ। ठीक है, वहां पे चलता रहता है उनका एक पर्टिकुलर प्राइस जिसपे वो अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को। तो वही चीज होता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसी मार्केट में एक ही टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने बताया बार्गेनिंग ऑफ प्राइस, मार्केट है तो बिना बार्गेनिंग के कैसे होगा ये बताओ। मार्केट तो होता ही इसलिए है कि प्राइस की बार्गेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई आपका मॉल वाला सिस्टम तो है नहीं। ठीक है, कि भाई आया और बायर्स ने प्रोडक्ट देखे, टैग देखा कि ये रेट है, ठीक है, अब इतने पे ही मिल सकता है। मॉल में तो कोई ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर बार्गेनिंग चलती नहीं है। स्टोर पे चले जाओ तो फिर कुछ बार्गेनिंग हो भी जाती है। ठीक है, पर मार्केट तो बना ही इसलिए कि भाई कंज्यूमर सोचेगा हमें जितना कम से कम पे करना पड़े, और प्रोड्यूसर सोचेगा हम जितने ज्यादा से ज्यादा पे बेच लें। ठीक है, तो ये चीज तो आपकी चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो यही है आपका एक मार्केट जिस चीज से बनता है। ठीक है, तो कुछ यही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक मार्केट में होने चाहिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, ये तो अभी एक छोटा सा टॉपिक है, इसका एक ओवरव्यू ले लो शॉर्ट में। ठीक है, डिटेल में जो आएगा वो तो अभी पढ़ना है हमें, ये मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, इतना डिटेल में मत जाना है इसके। ठीक है,
जो इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है वो आपका है वो डिफरेंट फॉर्म्स, जो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ठीक है। उसी बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, इस बेसिस पे नहीं आते, बट स्टिल थोड़ा सा एक आइडिया तो ले लेना चाहिए ना। तो चलो आइडिया लेते हैं हम इसका। क्या करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट जो हम पढ़ेंगे, देखिए कितने तरीके से क्लासिफाई कर रखा है उसको, आप भी कीजिए। 6 बेसिस पे इन्होंने कर रखा है, लाइक 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो इन्होंने क्या क्या लिए हैं, तो पहला है इनका जियोग्राफिकल एरिया, मार्केट को एरिया के हिसाब से बांटा, बिल्कुल ठीक बात है, बनता भी है ये बात, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टाइम एलिमेंट दे दिया, ठीक है, कि एक मार्केट का टाइम पीरियड क्या है, उस बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है मार्केट है कौन सी। देन उसके बाद है आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें हम बात करेंगे स्पॉट मार्केट, करंट मार्केट जो होता है, और फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। फिर आता है आपका रेगुलेशन। रेगुलेशन में 2 मार्केट होते हैं बेटा, एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। उसके बाद है आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, क्या वो एक स्मॉल बिजनेस है, मीडियम लेवल बिजनेस है, या अच्छा खासा ऑपरेशंस हो रहा है उसमें। और एक आता है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन, यही तो मेन है, लेवल ऑफ कंपटीशन वाला, इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं, लेवल ऑफ कंपटीशन। ओके, ये वाला सबसे मेन है, लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं हम, जियोग्राफिकल एरिया में क्या है और इसमें क्या है। चलिए जियोग्राफिकल एरिया में जो मार्केट आते हैं आपके वो है, पहला लोकल मार्केट, दूसरा आता है आपका रीजनल मार्केट, और तीसरा है आपका नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट। ओके, नाउ इस चीज को समझो एक थोड़ा सा, ठीक है। बिजनेस, नेचर एंड गुड्स, स्क्रीन कट हो रही है, क्या हो गया स्क्रीन में? स्क्रीन कट नहीं हो रही बेटा, वो थोड़ा सा जूम ज्यादा है, एक बार रुको। अभी ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। चलो वो जूम कर दिया था मैंने थोड़ा ज्यादा, इस वजह से वो हो गया था। चलो यस, समझते हैं। यस, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट और नेशनल मार्केट, देखो ध्यान से समझो, लोकल मार्केट क्या है, रीजनल मार्केट क्या है, नेशनल मार्केट क्या है। लोकल मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में जो मार्केट लगता है वो है आपका लोकल मार्केट, ठीक है। जैसे आपके वीकली मार्केट्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप समझ लो ऐसे जो डेली बेसिस पे शाम को लगते हैं और 4-5 घंटे की कमाई की और उसके बाद फिर वो लोग अपने घर गए, ठीक है। डेली का उनका यही हिसाब है कि वो आते हैं शाम के टाइम पे, ऐसे फिक्स्ड मार्केट लगता है, जैसे सब्जी मंडी होता है, ठीक है, वहां पे ये मार्केट लगता है, वो आपका लोकल मार्केट है। अपने एरिया में आप चले गए, ठीक है, वहां पे आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने थे वो लेके आ गए, हो गया, ठीक है। इवन हमारा जो वीकली मार्केट होता है ना, वो भी लोकल मार्केट में ही आता है, ठीक है। मंडे मार्केट हो गया, वेडनेसडे मार्केट लगता है, ठीक है, फ्राइडे मार्केट होता है, सैटरडे मार्केट होते हैं। तो ये सब आपका लोकल मार्केट है, जहाँ पे सामान भी लोकल टाइप में मिलके आपको, जैसे होता है ना कि कुछ बेसिक सी जरूरतें होती हैं तो वो इस मार्केट में पूरी हो जाती हैं। फिर आता है आपका रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट होता है जो अकॉर्डिंग टू द रीजन के हिसाब से लगता है कि आपको ये इस शहर में मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, सब जगह आपको ये मार्केट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली के स्पेशल मार्केट्स हैं, जनपथ और सरोजनी मार्केट, तो वो आपको वहां मिलेंगे, फिर आपको वो दूसरे शहर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। हर एक एरिया का अपना अपना मार्केट है, तो वो आपका रीजनल मार्केट है, ठीक है। वहां अपना वो एक स्पेशलिटी कुछ बेचते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेशलिटी तो होता नहीं है रीजनल मार्केट में, वही गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो लोगों की जरूरत होती हैं और वो लोग बेचते हैं, हाँ, बट लेकिन वही है कि बार्गेनिंग अच्छी खासी हो जाती है, तो इसलिए अपना चलता है, ठीक है। तो रीजनल मार्केट होता है जगह के हिसाब से। हाँ, गाजियाबाद में भी तुराब नगर है, ठीक है।
वो आपका घंटा घर के अंदर ही हो गया, तो वो सब आपका मार्केट वैसा ही है रीजनल मार्केट में, ठीक है, कि भाई उसका प्लेस वही है। तो रामनगर इज इन गाजियाबाद, तो वो मार्केट आपका गाजियाबाद में आ गया, ठीक है। तो वो आपका हो गया, ये रीजनल मार्केट कहलाता है, ठीक है। वैसे गाजियाबाद की तरफ मेरा एक्सपीरियंस कम रहा है, क्योंकि एक तो मैं जहाँ रहता भी हूँ वो दिल्ली के टच में है, तो मैं तो मेन गाजियाबाद में आता भी नहीं है ना मेरा घर, तो ये हम लोग साहिबाबाद में रिसाइड करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली का ही रहता है। प्लस आफ्टर स्कूलिंग तो था वो सारा एजुकेशन दिल्ली से रहा, तो जो भी काम हुआ चलो उठ के दिल्ली, वहीं पे ही सारी खरीदारी होगी, सब कुछ वहीं पे, घूमना फिरना सब कुछ, एजुकेशन सब कुछ वहीं था, तो गाजियाबाद का एक्सपीरियंस मेरा कम ही रहा है बेटा। अब यहाँ पे है, ये सब मेन गाजियाबाद है, ठीक है। तो इसका मार्केट में हाँ एक दो बार गया हूँ, जैसे है तुराब नगर वाला मार्केट, ठीक है। तो उसमें है अच्छा खासा, वो भी बार्गेनिंग हो जाती है, अगर लगाने वाले हो रेट तो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका है मार्केट। तो ये आपका रीजनल मार्केट कहलाता है। अब नेशनल मार्केट की अगर हम बात करें, तो नेशनल जब कंट्री टू कंट्री होता है, ठीक है। नेशनल मतलब आप नेशन के लेवल पे आ जाओ, वन नेशन टू अनदर नेशन, ठीक है। तो नेशनल मार्केट की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इंडिया, ठीक है, सपोज करो कोई मार्केट है जो पर्टिकुलरली इंडिया में लगाया जाता है, ठीक है, तो दैट इज इंडियन मार्केट, वो इंडिया में ही लगेगा, वो इंडिया से बाहर जाके नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे बुक मार्केट लगता है, ठीक है, आपका प्रगति मैदान में, ट्रेड फेयर में, जहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली जैसे आपने बताया ना, डू ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर आपका नेशनल मार्केट है, ठीक है। ट्रेड फेयर में तो बेटा वैसा ऐसा है कि वो यू नो नेशनल मार्केट कह सकते हैं, बट लेकिन स्पेसिफिकली वो प्रॉपर नेशनल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेड फेयर में ना बाहर कंट्री के भी प्रोडक्ट्स अलाउड हैं बिकने, ठीक है। तो हम नेशनल में काउंट कर सकते हैं, बट वो आपका आ जाता है थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। कुछ चीजें नेशनल की हो गई, कुछ चीजें उसके इंटरनेशनल में काउंट हो गया। तो ट्रेड फेयर कंप्लीटली नेशनल नहीं हो सकता। आपका कंप्लीट नेशनल पता है क्या होगा? आपका कंप्लीट नेशनल होगा, होता इसी टाइप का मार्केट है जो साल दो साल में एक बार लगते हैं। जैसे कि आपका फरीदाबाद में ना सूरज कुंड में मार्केट लगता है, वो मेरे ख्याल से अब आने ही वाला है टाइम उसका भी, ठीक है। तो वो आपका नेशनल मार्केट है, ओके। बुक फेयर होते हैं, ठीक है, बुक फेयर आपका होता है हर साल दिल्ली में, अभी कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं लगा था, इस साल देखो क्या होता है। बुक फेयर आपका लगता है। बुक फेयर जब भी होता है मैं तो जाता ही जाता हूँ, बिकॉज आई एम अ फॉन्ड ऑफ बुक्स। तो वो आपका है बेसिकली नेशनल मार्केट, क्यों? क्योंकि उसमें आपको ना नेशनल लेवल पे जितनी बुक्स हैं वो आपको उसमें मिलेंगी। इंटरनेशनल बुक्स भी मिलेंगी, बट सेलर इंटरनेशनल वाले नहीं होते उसमें, ठीक है। इंडिया के ही जो स्पेशलिस्ट सेलर्स हैं, बुक ऑथर्स हो गए, पब्लिकेशन हाउस हो गए, वो लोग ही उसमें आते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया फरीदाबाद का सूरज कुंड मेला, वो आपका नेशनल मार्केट में आता है, साल में एक बार लगता है। अपने कंट्री की, अपने इंडिया की कुछ स्पेशल बातें जो हैं, हर रीजन की कुछ स्पेशल चीजें जो हैं वो उस मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के कढ़ाई वाली चीजें, ठीक है, जिसपे वो लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं। तो वो आपका ऐसा जो मार्केट है वो आपका नेशनल में आ जाता है। ट्रेड फेयर आपका मैं तो इंटरनेशनल ही बोलूंगा, इट इज नॉट कम्प्लीटली नेशनल, ओके। तो इस टाइप के मार्केट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा टाइम बेसिस पे। अच्छा, टाइम बेसिस पे ज्यादा नहीं तो इतना ध्यान रखना कि ये जो टाइम बेसिस मार्केट है ना, ये आपका ऑल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है। सो ऑल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस द मार्केट ऑन टाइम बेसिस, इंट्रोड्यूस द टाइम बेसिस मार्केट। कोई खास बात तो इसमें है नहीं, क्योंकि हम कुछ खास इंपॉर्टेंस इसने गेन नहीं किया, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ इतना बोलता है कितने टाइप्स की मार्केट है। सबसे पहला तो मार्केट है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बार बार घूम फिर के वही चीजें एक्सप्लेन करनी है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में इसको नाम दे दिया है। अब भाई वेरी शॉर्ट मार्केट और लोकल मार्केट की मैं बात करूं तो भाई वो सेम ही तो है। जो ये लोकल मार्केट होते हैं शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के होते हैं, डेली बेसिस पे लगेंगे, 2-3 घंटे लगे, कमाई की, वापस घर, ठीक है। फिर आता है आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये ज्यादा शॉर्ट तो नहीं, बट थोड़ा बहुत शॉर्ट तो होगा इसका, ठीक है, शॉर्ट पीरियड मार्केट, तो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग पीरियड मार्केट, यस, जो लंबा चलता है मार्केट, एक
और ये आपका आ गया वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, जिसका इंटेंशन जल्दी बंद होने का नहीं है, ये थोड़ा लंबा चलने के मूड में है। ठीक है, अब जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट मैंने आपको बताया, डेली बेसिस पे जो ये लोग सब्जी मंडी में आ जाते हैं, ठीक है, अपने एरिया में देखा ही होगा आप लोगों ने, ये लोग शाम को इकट्ठा करते हैं, मार्केट में आते हैं, फिर ये लोग अपना सेलिंग करके कमा के घर, नेक्स्ट डे इनका यही हिसाब। तो दिस इज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, क्योंकि इसमें डेली का हिसाब रखा जा रहा है और 2-3 घंटे कमाई करनी है, फिर वापस जाओ घर। ठीक है, शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा है, बट इतना भी छोटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वीकली मार्केट जो होते हैं, ठीक है, वीकली मार्केट हफ्ते में एक दिन आएगा, तो है तो भाई शॉर्ट पीरियड ही। ठीक है, एक दिन ही कमाई होगी, फिर नेक्स्ट वीक में आओ, उस दिन आपका मार्केट लगेगा, फिर अपना दुकान खोलो, अपना कमाई करो और वापस घर जाओ और नेक्स्ट वीक का उस डे का वेट करो। ठीक है, लॉन्ग पीरियड मार्केट जो थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये जो तुराब मार्केट है, ये सब तो खैर मैं तो कहूंगा ये वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट में भी आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड मार्केट फिर भी आपका ऐसा है कि चलो ठीक है, लंबा चल रहा है थोड़ा सा, जैसे स्टोर वगैरह ओपन कर लिए। ठीक है, अब मार्केट सिर्फ ऐसे थोड़ी ना बन जाता है कि ठेले लगा लिए और आपका प्रोडक्ट आप बेच रहे हो और सिमिलरली और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए तो आपका मार्केट बन गया। बेटा मार्केट तो ऐसे भी बनता है कि इस लोकेलिटी में कितने नंबर ऑफ शॉप्स हैं, पर्टिकुलरली रिटेल आउटलेट्स के, ठीक है, जिसमें आपके कपड़ों के भी ब्रांड हैं, आपके डेली बेसिस के जो गुड्स हैं उसके भी ब्रांड है। ठीक है, हर एक आपका वो एक मार्केट है जो आपका यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। आप गोविंदपुरम की बात करूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा अच्छा खासा मार्केटिंग एरिया है। ठीक है, एक बार शॉप ओपन करी है तो आपका इंटेंशन है कि आप अच्छा खासा इसको रन करोगे। ठीक है, सो दीज आर लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो इतना इजी, आप इतना इंटेंशन नहीं कि आप जल्दी बंद करो। वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ बात करें मार्केट की, तो बेटा वो तो वो मार्केट है जो पता नहीं कितने टाइम से चली आ रही है। ओके, उनका हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है और वो आगे तक इंटेंशन है कि हम लंबा लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस ही यही है, दिस मार्केट। ये बंद तो हमारा बिजनेस बंद। ठीक है, तो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट में जो हम बात कर रहे थे, हमारे रीजनल मार्केट्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं इसमें। ओके, उसके बाद हम करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की। बेटा तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब यह है कि आप किस बेसिस पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी मार्केट आपका लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला है स्पॉट और कैश मार्केट। ध्यान रखना है, स्पॉट और कैश मार्केट, ऑन द स्पॉट मार्केट भी जिसे हम बोलते हैं, स्पॉट और कैश मार्केट। सिंपल सी बात है, सामान बिका, कैश रिसीव हुए, अपना हो गया खत्म बात यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मार्केट आपका कहलाता है स्पॉट एंड कैश मार्केट। ऑन द स्पॉट सारी चीजें हो रही हैं, कुछ भी ऐसा फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप आए मेरी दुकान पे, आपने सामान अच्छा लगा आपको, आपने खरीदा, आपको मैंने सामान वो दे दिया, आपने इन रिटर्न मुझे मनी दे दिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैश मार्केट। फिर अब आता है हमारा फॉरवर्ड मार्केट, जिसको हम फ्यूचर मार्केट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, यहाँ पे जो चीजें हैं ये थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्केट आपका यही है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि इस टाइम पीरियड पे कि भाई मुझे ये चीज पसंद है, हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं आपसे ये सामान खरीदना चाहता हूँ, प्राइसेस थोड़े से टाइम पीरियड बाद भी मैं पे कर दूंगा। अगर आप थोड़े से टाइम पीरियड बाद प्राइसेस पे कर दोगे तो सेलर भी बोलेगा कि मैं भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको लॉट में भेज दूंगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में। ओके, तो ऐसा होता है। ये मार्केट फॉरवर्ड मार्केट जैसा आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। ठीक है, आप लोग कार खरीदने जाते हो, ठीक है, आप लोगों का वहां पे बेसिकली सब कुछ दिखाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, अब इतना टाइम क्यों लगता है उसको कि आपने एग्रीमेंट तो कर लिया, आपको पसंद तो आ गई, पेमेंट चलो कुछ हो गई, कुछ नेक्स्ट फ्यूचर में होगी, डिलीवरी ऑफ कार भी फ्यूचर डेट पे होगी। ठीक है, तो वो इसलिए बिकॉज उस टाइम पीरियड में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको उस कार में देखना है। ठीक है, बाकी एक्सेसरीज भी लगाने हैं, फाइनेंस करवाना होता है काफी लोगों को, इंश्योरेंस पेपर्स बनने में टाइम लग जाते हैं। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं वो आपको डिलीवर करता है सारी फैसिलिटी के साथ। ओके, तो वो आपका फ्यूचर मार्केट है कि एग्रीमेंट तो अभी हो रहा है, ठीक है, बट डिलीवरी एंड पेमेंट जो है वो फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्यूचर मार्केट, कोई ज्यादा टफ नहीं है। रेगुलेशन की बात करें तो पहला आता है हमारा रेगुलेटेड मार्केट एंड दूसरा आता है अनरेगुलेटेड मार्केट। सिंपल सी बात है, देखो
रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड में इतना सा डिफरेंट है, जो भी मार्केट में शॉप्स होते हैं, अगर उन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली ऑपरेट करने का, तो वो लोग रेगुलेटेड मार्केट हैं, ठीक है। उनके ऊपर अथॉरिटी है जो उनको सर्वे कर रही है, उनका उनका कॉन्स्टेंटली दे कीप एन आई ऑन दैट मार्केट, ठीक है, वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जितने भी हमारे मार्केटर्स हैं, ठीक है, उनका उनके ऊपर कंट्रोल किसका है, तो सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है रेगुलेटेड मार्केट में, क्यों, क्योंकि उसको वो ऑथराइज्ड है, लाइसेंस ग्रांट मिल रखा है उसको, ठीक है, और एक ऊपर अथॉरिटी है जो उनको कंट्रोल कर रही है। बैंकिंग मार्केट जो है आपका, ठीक है, तो वो आपका क्या है, उनके ऊपर आरबीआई है जो उनको कंट्रोल करके रखती है, ठीक है, उनके ऊपर कीप एन आई ऑन देम कि वो लोग ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। अनरेगुलेटेड मार्केट जिसका कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसके ऊपर कोई लोग नहीं है, ये लोग खुद अपना मार्केट बनाते हैं, खुद ही परचेज एंड सेल करते हैं, ठीक है, कमाई करते हैं, और फिर ये लोग खुद ही चले जाते हैं और अगले दिन आके फिर अपना मार्केट लगा लेते हैं, ठीक है। देखा जाए तो ये जो तुराब मार्केट भी जो आप बताते हो ना, दीज आर अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है भाई, लोगों ने शॉप खोल ली अपना, आ गए तो वो कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज दीज आर अनरेगुलेटेड मार्केट। वीकली मार्केट भी जो लगते हैं वो आपके अनरेगुलेटेड मार्केट होते हैं, ठीक है। अलाउड तो नहीं होता, बट अपना एक वो जो ट्रेंड चलता आ रहा है, तो फिर वो कोई कहता भी नहीं है कुछ, तो वो आपका आ जाता है अनरेगुलेटेड मार्केट में, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस तो नहीं लिया ना, ठीक है। अब उस मार्केट से जो भी वो कमाई करेंगे तो इसके लिए वो उनको टैक्सेस तो नहीं पे करने पड़ेंगे, ठीक है। बट अच्छी खासी कमाई करके भी जाते हैं लोग अनरेगुलेटेड मार्केट में, ठीक है। सब्जी मंडी मार्केट होता है वो हमारा अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ रेगुलेशन मार्केट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की। तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे आपका एक आता है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट जिसको हम बी टू बी मार्केट बोलते हैं बेटा। बी टू बी मार्केट का फुल फॉर्म बताओ। एक्सक्यूज मी। बी बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, वेरी गुड। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। और सेकंड होता है आपका रिटेल मार्केट, जिसको हम बोलते हैं बी टू सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी टू सी मार्केट? बिजनेस टू कंज्यूमर। यस, to बिजनेस, consumer. हाँ, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट। ओके, बी टू सी। बी टू बी, बी टू सी ऐसा होता है, ठीक है। सी टू सी भी होता है आपका, ओके। और भी बहुत सारी चीजें थी इसमें। तो बी टू बी मार्केट आपका क्या है? यस, होता है, जैसा बताया मैंने कृतिका आपको अभी, वैसा ही, हाँ, बी टू बी मार्केट भी होता है। बायर टू बायर बी टू बी बोल रहे हो? बी टू बी को आप बायर टू बायर बोल रहे हो? बी टू बी मार्केट जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। बायर टू बायर नहीं, बायर टू बायर हो गया कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। ओके, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट क्या है? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ सेलिंग ट्रांजेक्शंस कर रही है, परचेज एंड सेल, तो वो आपका बी टू बी मार्केट है। होलसेल मार्केट आपका बी टू बी मार्केट क्यों कहलाता है? क्योंकि होलसेल वाला शॉप है, ठीक है, स्टोर है, वो जाके भाई दूसरे शॉपकीपर को ही तो ही बेच रहा है, कस्टमर को थोड़ी ना दे रहा है होलसेल वाला। कस्टमर की डीलिंग थोड़ी ना होती है होलसेल वालों के साथ, ठीक है। कस्टमर की डीलिंग तो रिटेलर वालों के साथ होती है। तो इसीलिए होलसेल मार्केट आपका बी टू बी मार्केट कहलाता है। देन आपका रिटेल मार्केट जो है वो बी टू सी क्यों कहलाता है? क्योंकि बिजनेस का जो डीलिंग है वो कस्टमर के साथ होगी एंड वाइस वर्सा। कस्टमर भी जो है वो रिटेलर्स के पास जाएगा, बिजनेसमैन के पास जाएगा कि भाई मुझे खरीदना है ये सामान, इन रिटर्न में ये प्राइस पे करने को तैयार हूं, लाओ मुझे ये सामान दे दो, ठीक है। तो कस्टमर की डीलिंग रिटेलर्स के साथ होती है। रिटेलर्स जो है वो कस्टमर के साथ भी डील करते हैं और होलसेल वालों के साथ भी डील करते हैं, ठीक है। फिर होलसेलर वाले जो है वो मैन्युफैक्चरर से भी डील करते हैं और रिटेलर से भी डील करते हैं। रिटेलर वाला कभी भी मैन्युफैक्चरर के साथ डील नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट? लेवल ऑफ कंपटीशन बेसिस। इसको ध्यान से, इसको हम डिटेल में समझेंगे तो बाद में, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहला, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा आता है हमारा मोनोपोली, मोनोपोली। तीसरा आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
और ये थोड़ा सा स्पेस ऐसा हो गया है। चौथा मार्केट है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली थोड़ा बहुत आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, राइट? हाँ, तो ये 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है ना बेटा, इन्हीं पे पूरा चैप्टर है, इसी पे तुम्हें फोकस बनाना है। जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें पढ़ना है, इसी मार्केट के बारे में पढ़ना है, ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस द परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, बस समझ लो, अभी ओरली रिटर्न तो करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वैसे देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन ये कभी भी नहीं करती आई है, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी सिचुएशन होता है, बट एक मार्केट है, समझना है, पढ़ना है, तो इसीलिए हमने इसको ले लिया, ठीक है? यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है? वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है? एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं वो लोग, ठीक है? प्राइसेस जो होता है यहाँ पे फर्म्स डिसाइड नहीं करती हैं, क्योंकि ये लोग एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इनके बीच में ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि क्या प्राइस सेट करें, क्या होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, दूसरा वाला चेंज ना कर दे प्राइस को। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो फर्म्स डिसाइड ही नहीं करती, वो तो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, ठीक है? तो आप इतना समझ लो, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहां पे कंपटीशन लेवल कट थ्रोट, ठीक है? कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है? बहुत हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचा जाता है ना, वो उसमें माइनर सा भी डिफरेंस नहीं होता, माइनर सा भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? मोनोपोली मार्केट आपकी आती है, ये उल्टा है परफेक्ट कंपटीशन के, जहां पे परफेक्ट कंपटीशन में इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वहीं मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली का मतलब ही है एकाधिकार, स्वामित्व अधिकार जिसका है। तो भाई स्वामित्व अधिकार तो उसी का होगा ना जब अकेला स्वामी है वो उस मार्केट में, ठीक है? तो मोनोपोली मार्केट वो है जहां पे आपका एक सिंगल सेलर है और वही सारे बायर से डील कर रहा है, तो भाई उसके पास पूरा प्रिविलेज है कि वो प्राइसेस अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकता है, कितनी क्वांटिटी उसे बेचनी है वो डिटरमाइन कर सकता है वो, ठीक है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है बेटा, ये ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को मिलके बना है। कंपटीशन लेवल इसमें बहुत अच्छा होता है, अच्छा खासा कंपटीशन होता है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। थोड़ा सा मोनोपोली भी होती है, ठीक है? मोनोपोली रिगार्डिंग कि आप आउटपुट क्या बना सकते हो और प्राइसेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है? बट वो कैसे होगा जब हम वो डिटेल में बात करेंगे तब समझेंगे। ओलिगोपोली मार्केट आपका जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है, तभी इसमें फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, ठीक है? और ये मार्केट जो है ना आपका, इसमें समझाया ऐसे जाता है ओलिगोपोली मार्केट को कि ये वो मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ही कम होते हैं। ये इसलिए कम होते हैं बेटा बिकॉज इस मार्केट में एंट्री करना इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड इसलिए बिकॉज इसमें लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, पेटेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये मार्केट जो है इसमें बहुत ही फ्यू नंबर्स ऑफ फर्म्स होते हैं, ठीक है? डिटेल में समझेंगे बट जब हम इस चैप्टर को उठाएंगे तब। आगे बढ़ते हैं एक बार। तो ये था आपका एक ओवरव्यू अबाउट द मार्केट विच इज टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ मार्केट समझने से बेटा पहले थोड़ा सा समझना जरूरी है आपका रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। वैसे रेवेन्यू पहले समझा जाता है फिर मार्केट समझा जाता है, बट इन्होंने चैप्टर मार्केट से स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कहा चलो समझा ही देते हैं जो भी टॉपिक दे रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है? हमने प्रोडक्शन की बात कर ली थी, हमने कॉस्ट की बात कर ली थी, सामान बन गया, सामान की लागत भी आ गई, अब सामान को किस प्राइस पे बेचा जाए ताकि आपको कमाई हो। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? सेल्स ना, ठीक है? तो वो चीज कैसे हो, तो वो अब हम रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रेवेन्यू क्या है बेटा आपका? रेवेन्यू सिंपल सी बात है, क्या है रेवेन्यू आपका? वही है कि कितना, हाँ आज बीसीआर की क्लास है, बीसीआर की क्लास होगी अराउंड 12:30 के आसपास हम स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है? तो अभी पढ़ते हैं इको का। यस, रेवेन्यू मैंने आपको क्या बताया? रेवेन्यू है आपका टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जो भी आउटपुट आपने बनाया है, जब आप उसको सब बेच देते हो,
तो उससे मिलने वाली जो आपको इनकम है या रिसिप्ट्स है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, नाउ रेवेन्यू अगर ये है तो रेवेन्यू के इंपॉर्टेंट क्या है, कितने टाइप्स के रेवेन्यू हो सकते हैं आप लोग ही बताइए। आप लोगों ने जब प्रोडक्ट पढ़ा था तो कितने टाइप्स के प्रोडक्ट थे, जब कॉस्ट पढ़ा था तो कितने टाइप्स के कॉस्ट थे, उसी तरीके से कितने टाइप के रेवेन्यू हो सकते हैं। मेनली जो है आपका, यस, 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं आपके। राधा कह रही है 2, कोई कह रहा है 3। बेटा 3 मार्केट, सॉरी 3 रेवेन्यू होते हैं, आपको वो ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज टोटल रेवेन्यू। 3 चीजें तो भूलो मत, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। तुमने प्रोडक्ट में भी टोटल प्रोडक्ट पढ़ा, एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा और मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा। ठीक है, कॉस्ट में भी तुमने टोटल कॉस्ट पढ़े। अब टोटल कॉस्ट में भी डिफरेंट टाइप के कॉस्ट थे, फिक्स्ड और वेरिएबल, बट टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ा ना। फिर तुमने एवरेज वाला भी पढ़ा, एवरेज कॉस्ट। फिर तुमने मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ा। तो ये सीक्वेंस याद कर लो, ये जो तुम्हारा है ना TAC का, TAM का, ठीक है, वो नहीं भूलना है। तो टोटल भी रहेगा, एवरेज रेवेन्यू भी रहेगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी रहेगा। ठीक है, समझने का तरीका सेम है, जैसे आपने प्रोडक्ट को समझा था और कॉस्ट को समझा था, वैसे ही आपका TR, AR और MR भी है। TR का डेफिनेशन मैंने ऊपर ही लिख दिया है, टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जितना भी आउटपुट आपने बनाया उसको बेचने के बाद आपको कितना रिसिप्ट मिला, दिस इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। ओके, दिस इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे 10 डजन ऑफ बनाना सेल किए। ठीक है, 10 डजन ऑफ बनानाज आपने सेल किए। 1 डजन बनाना की जो कॉस्ट थी वो था आपका 40 रुपीज। तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 1 डजन बनाना का कॉस्ट है 40 रुपए, आपने 10 दर्जन बेचे बनाना के, तो नॉर्मल सी बात है कितना रेवेन्यू मिला होगा। फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो एक डजन बनाना का प्राइस था 40 रुपीज, आपने बेचे 10 डजन, तो आपने कहीं ना कहीं 400 रुपए की कमाई करी। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट, टोटल रेवेन्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। एवरेज रेवेन्यू क्या है, यह है आपका रेवेन्यू फ्रॉम पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। आपने टोटल में तो बता दिया कि आपने 10 दर्जन बनाना बेचे तो उससे आपको 400 रुपए की कमाई हुई। ठीक है, पर एक एक दर्जन पे कितनी कमाई हो रही थी, ठीक है, तो वो आपको निकालना है। तो सपोज करो जैसे आपका क्या था, टोटल कितना था, TR 400 था। ठीक है, तो तुम एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हो, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय Q। बेटा TR का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्यू भी होता है और TR का फॉर्मूला AR इंटू क्यू भी होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया है। एंड लेट मी टेल यू कितना फर्क है, TR का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्यू है और यहाँ पे क्या है, AR इंटू क्यू। लेट मी टेल यू, प्राइस और AR सेम होते हैं। ठीक है, AR और प्राइस सेम होते हैं, ये चीज नोट करो। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस क्यों बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान करो, एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय Q। तो बेटा अगर तुमने 400 यूनिट की कमाई करी, हाँ, और तुमने कितनी क्वांटिटी बेची, तुमने बेचा था 10 दर्जन बनाना, तो एक दर्जन का कॉस्ट कितना हुआ, एवरेज रेवेन्यू यही बताता है। तो एक दर्जन का कॉस्ट नॉर्मल सी बात है 40 रुपए रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि आपने जब 10 दर्जन बनाना बेचे तो आपको 400 रुपए की कमाई हुई। मान लो 10 से 11 दर्जन कर दूं, तो ये जो मैंने एक एडिशनल यूनिट बेचा
उसकी वजह से रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आया वो मार्जिनल रेवेन्यू बताएगा। तो ये आपका होता है एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड, एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड from the sale of, additional revenue received from the sale of one additional unit of output, one additional unit of output। जब आपने एक और एक्स्ट्रा बेचा आउटपुट को तो उससे मिलने वाला रेवेन्यू आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल जब आपने 10 दर्जन बनाना बेचे, 10 डजन बनाना की, तो आपको रेवेन्यू हुआ था 400 रुपए का। ठीक है, अब मान लो आपने 1 दर्जन और बढ़ा दिया, मतलब अब आप 11 दर्जन बनाना बेच रहे हो। ठीक है, तो उससे जो आपको आया ये हुआ आपका 450 प्राइस रेवेन्यू हुआ। ठीक है, 10 दर्जन बनाना बेचे तो आपको 400 रुपए का मुनाफा। ठीक है, 400 रुपए की कमाई। और जब आपने 11 दर्जन बनाना बेचे तो आपको 450 रुपए की कमाई। ठीक है, मार्जिनली आपको कितना हुआ, तो वो निकलेगा TRN माइनस TRN माइनस 1। तो TRN मतलब जो नया वाला है विच इज 11 डजन पे कितना हमने बेचा, और माइनस पिछला वाला कितना था विच इज 10 डजन। ठीक है, तो 11 दर्जन पे आपने बेचा है 400 रुपए, 11 दर्जन को आपने 400 रुपए पे बेचा, 10 दर्जन बनाना बेचे तो 400 रुपए की कमाई हुई। ठीक है, एडिशनल जो आपने रेवेन्यू ऐड किया है अपनी पॉकेट में वो है 50 रुपए का। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है और ये एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखना है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं वाई AR इज कॉल्ड प्राइस। जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है नीचे, वाई AR इज इक्वल्स टू प्राइस। AR को हम प्राइस क्यों बोलते हैं, तो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें नॉर्मल सी बात है, तुम्हारा AR क्या है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि मतलब एक यूनिट पे तुम कितना बेच रहे हो। तो बेटा एक यूनिट पे जो हम बेचते हैं वो हमारा हमेशा प्राइस के बराबर ही होता है। ठीक है, बिकॉज क्या है ना कि आप हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट निकाल रहे हो और उस पर जितना भी आपको रेवेन्यू हो रहा है वो आप उससे डिवाइड कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, देखो, प्राइस इंटू क्यू इज रेवेन्यू, राइट। हमें चाहिए प्राइस, तो जब हम अपने रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राइस ही तो मिलेगा। ठीक है, और प्राइस मिल, रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड जब कर रहे हैं तो AR भी मिल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है ना, AR और प्राइस सेम हो गए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर TR का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तुम्हें मैंने रेवेन्यू दे दिया, तुम्हें मैंने क्वांटिटी दे दी। ठीक है, तो भैया कितना प्राइस पे बिका होगा तुम आराम से निकाल सकते हो, रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा प्राइस आ जाएगा। और इसी को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा AR भी तो आता है। तो इसीलिए आपका AR और प्राइस सेम है। जब आप रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक यूनिट ऑफ आउटपुट कितने प्राइस पे बेचा होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। यस, AR भी आपका प्राइस के इक्वल ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ना 1 डजन की कॉस्ट 40 है यहाँ पे, तो आपका AR भी 40 आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, पर ये जो मैंने आपको मुंह से बात बताई ये इसका एक थ्योरम भी है। ठीक है, हम इसको प्रूफ भी करते हैं, देखो कैसे, समझो इस बात को। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या मैंने बोला, मैंने बोला AR जो होता है वो हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, राइट। इतनी सी बात मैंने बोली, मुझे इसको प्रूफ करना है। तो हाउ आई विल प्रूफ, देखिए किस तरीके से मैं प्रूफ करूंगा। हमें पता है AR का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन में Q, राइट। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो क्या हम AR की जगह ये पुट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बिल्कुल पुट कर सकते हैं। AR की जगह मैं लिख रहा हूं TR अपॉन में Q इज इक्वल्स टू P। ये हमारा इक्वेशन 1 था जो हमने अपना AR में डाल दिया। ठीक है,
ठीक है भाई, अब इसी को इलैबोरेट करते हैं। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट? डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमारा वही हो गया ना भाई, एआर को हम लेके चल रहे थे, ठीक है। और सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या किया, टीआर प्राइस इनटू क्वांटिटी भी होता है और एआर इनटू क्वांटिटी भी होता है बेटा, यहाँ पे एआर डालो, ठीक है। टीआर का फॉर्मूला एआर इंटू क्यू बी होता है, तो एआर लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, बचा क्या रह गया? एआर एंड इस साइड प्राइस। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा था, हमने उसको इस तरीके से प्रूव कर दिया, ठीक है, कि किस तरीके से एआर और क्यू आपका होता है। तो इसी तरीके से होता है। नॉर्मली मैंने आपको जस्टिफाई ओरली ही कर दिया है कि नॉर्मल सी बात है, आपको क्वांटिटी दे रखा है, आपको रेवेन्यू दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप क्वांटिटी और रेवेन्यू की हेल्प से जब प्राइस निकाल सकते हो, तो वही प्राइस तो एआर भी आएगा ना, इसी तरीके से जिस तरीके से आपने प्राइस निकाला। तो इसीलिए प्राइस और एआर सेम होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, नोट लिख लो, एआर और प्राइस भी सेम होता है और एआर और डिमांड भी सेम होता है, ठीक है। एआर एंड डिमांड कर्व आर सेम। AR and demand curve are same. हाँ, तो हमने AR एंड डिमांड कर्व आर सेम ये लिखा है, तो इसका मतलब AR जो है वो प्राइस कर्व भी होता है, AR जो है वो डिमांड कर्व भी होता है। वो इसलिए होता है बेटा, देखो डिमांड कर्व और AR कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है एक बायर के कॉम्बिनेशन जो वो डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदना चाहता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। और AR क्या शो करता है? AR शो करता है कि एट व्हाट प्राइसेस अ सेलर वांट्स टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किस प्राइस पे सेलर बेचना चाहता है। तो आप खुद सोचो, जो प्राइसेस ऑफर हो रहे हैं उसी प्राइसेस के तो रेस्पेक्टिव में डिमांड भी हो रही है। अगर प्रोड्यूसर ने 5 या 10 रुपए प्राइसेस रखे हैं, तो उस प्राइसेस के हिसाब से ही तो डिमांड में चेंजेस होगा, या जिस हिसाब से डिमांड में चेंजेस होंगे उसी हिसाब से प्राइस में चेंज होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, दूसरे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। डिमांड में कोई चेंज हो रहा है तो वो प्राइस को चेंज कर रहा है, प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो डिमांड को चेंज कर रहा है, राइट। तो इसीलिए आपका जो AR कर्व है वो आपका डिमांड कर्व होता है, कि जो चेंजेस प्राइस में हो रहे हैं उसी के हिसाब से तो क्वांटिटी भी रिफ्लेक्ट होगी। सो दैट इज व्हाई AR एंड डिमांड कर्व आर सेम। डिमांड कर्व बस कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बताता है, बट प्राइसेस को कंसिडर करके। और प्राइसेस, AR जो है वो प्राइसेस को तो लेता ही है अपने अंडर, ठीक है, साथ ही साथ वो डिफरेंट क्वांटिटीज भी देखता है कंज्यूमर्स की, कि इस प्राइसेस पे कितना रेवेन्यू हमें हो रहा है। तो भैया इसीलिए आपका रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है, इसको अब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो अगला हेडिंग आप लोग डालिए प्लीज, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट समझने से पहले, जो रेवेन्यू है ना, ठीक है, जो हमारा ये इनकम है, रेवेन्यू जो है हमारा, ठीक है, ये आपका मार्केट के हिसाब से जनरेट होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। क्या आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं या फिर आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में हैं? आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं या आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली तीनों आ जाएगा। और परफेक्ट कंपटीशन तो अलग से एक मार्केट है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि भाई हमें रेवेन्यू किस तरीके से मिल रहा है, किस तरीके से हमें इनकम जनरेट हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। आर वी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन
और आर वी इन इम्परफेक्ट कंपटीशन? तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन है बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में ध्यान रखना प्राइसेस चेंज नहीं होते। तो इसमें आपको जो रिलेशन पढ़ना पड़ेगा ना प्राइस और बाकी सारे रेवेन्यू के बीच में, वो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में ना प्राइसेस नहीं बदलते, पता है क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ना जो प्राइसेस है ना वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, फर्म्स नहीं डिटरमाइन करते। ठीक है, इसलिए जो भी इंडस्ट्री प्राइस सेट करके दे रही है फर्म्स को वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, और हर एक फर्म को वही प्राइस पे सामान बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। जब सेम प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोई भी मार्केटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपना प्राइस खुद से सेट कर रहा है। ओके, जो भी इंडस्ट्री ने प्राइस सेट करके दे रखा है उसी पे बेचो। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं। सिर्फ इंडस्ट्री के पास ये अधिकार है कि वो इस प्राइस को बदल सकता है, फर्म्स के पास ये अधिकार नहीं होता। वहीं अगर मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं, तो अगर तुम्हें इम्परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कमाना है, ठीक है, तो तुम्हें प्राइसेस को लो रखना पड़ेगा। व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, कोई भी फर्म किसी भी मार्केट में हो वो तब तक अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं कमा सकती जब तक वो प्राइसेस को थोड़ा लो ना कर दे। ठीक है, तो व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, तो अगर तुम्हें इम्परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कमाना है तो योर एम शुड बी टू सेल द प्रोडक्ट एट लीस्ट प्राइस, ओके, और एट कंपेटिटिव प्राइस। बाकी जितने कॉम्पिटिटर्स जिस पे बेच रहे हैं एटलीस्ट उतने पे तो बेचोगे ही, पर उससे ज्यादा नहीं करोगे। ठीक है, उससे कम तुम कर सकते हो। कम तुम करोगे तो और अच्छी बात है, कस्टमर्स और ज्यादा हो जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, पर एकदम से इतने भी कम मत कर देना भाई कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर 10 रुपए पे बेच रहा है और तुम 5 रुपए पे बेच रहे हो। तुम 10 से 8 कर दोगे ना, तुम्हारे लिए फायदा है, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिलेशनशिप पढ़ना है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, जब हम प्राइस कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो हमारा टी आर, एम आर और ए आर है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, और जब हम प्राइसेस को गिराएंगे तो हमारा आउटपुट किस तरीके से बदला जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं बेटा आगे डिस्कस। ओके, हेडिंग डालेंगे। पहला वाला है केस हमारा व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइसेस को हम कांस्टेंट कर दें तो हमारा टी आर, एम आर और ए आर का क्या शेप होगा वो हमें देखना है। मेनली शेप ही पूछता है आपसे वो। ठीक है, तो चलो शेड्यूल बनाते हैं। ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब टी आर, एम आर और ए आर में से कोई एक चीज तो गिवन होगी तभी तो बाकी चीजें निकलेंगी। ठीक है, तो सपोज करो ए आर दिया हुआ है, ए आर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट आउटपुट पे 5, फिर सेकंड पे 5, फिर थर्ड पे 5, फिर फोर्थ पे 5, फिफ्थ पे 5। प्राइसेस आर कांस्टेंट बिकॉज वी आर इन द परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, टी आर निकालिए। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर विच इज प्राइस ऑल्सो एंड इनटू क्यू। टी आर आएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, एम आर क्या होगा? एम आर भी आपका 5 5 होगा। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व क्या किया? डायग्राम बनाओ इसका। टी आर, एम आर और ए आर हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट है और उस पे हमारे रेवेन्यूज रहेंगे। ठीक है, रेवेन्यू 5 5 का गैप ले लेते हैं। 5 10 15 20
and 25. चलिए पहले AR को प्लॉट करते हैं। AR तो सब पे 5-5 ही है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और एक और चीजें हैं जो 5-5 ही हैं। तो ये जो सेम कर्व है ना, ये आपका, यही आपका होता है MR और AR, AR और MR। तो सबसे पहली बात तो आपने ये नोट करी, यही है डिमांड कर्व भी और यही है प्राइस का कर्व भी, है ना। मैंने आपको ये चीजें पहले ही बता दी है। पहली बात आपने नोट करी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन average revenue is always equal to marginal revenue, and marginal revenue is also called, or AR is also called, demand curve and price curve. So all these things are equal. Okay, what will be the TR curve here? TR curve देखते हैं। फर्स्ट पे 5 तो भैया स्टार्ट तो यहाँ से हो जाएगा, सेकंड पे 10, थर्ड पे 15, फोर्थ पे 20 एंड फिफ्थ पे 25। तो ये हो गया हमारा, यहां से स्टार्ट करना चाहिए था, TR कर्व। ठीक है, ये है हमारा TR कर्व। हमेशा ध्यान रखना है आपने क्या ऑब्जर्व किया, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, थोड़ा बहुत तो अभी स्टार्ट हो गया मार्केट में कर्व को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहली बात आपने ऑब्जर्व करी दैट AR and MR will be equal and it will be always equals to price and demand curve. और आप ये भी लिख सकते हो AR and MR will be same. AR and MR are one and same thing in perfect competition. सेकेंड आपने ऑब्जर्व किया क्या, TR is upward sloping. TR is upward sloping. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज प्राइसेस कांस्टेंट रखे पर आउटपुट बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। 5 रुपए पे पहले एक आउटपुट बेचा, फिर 5 रुपए पे फिर 2 आउटपुट बेचे, तो नॉर्मल सी बात है ना, रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, 5 रुपए पे पहले एक आउटपुट बेच रहे थे, तो 5 रुपए का मुनाफा। ठीक है, 5 रुपए का तुम्हें रेवेन्यू हुआ। 5 रुपए पे ही तुमने 2 यूनिट बेचा, तो अब तुम्हारे पास 10 रुपए का रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो 5, 10, 15 इस तरीके से रेवेन्यू तो बढ़ता ही रहेगा। तो TR इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज at the same prices, because at the same prices more and more output are sold, more and more output are sold। तुमने सेम प्राइसेस पे कितने ज्यादा आउटपुट बेचे, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये तो बढ़ेगा ही। एक बात और बेटा, अगर AR MR कर्व सेम है और आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन की इलास्टिसिटी क्या होती थी, यहां पे मैं आपसे थर्ड पॉइंट नोट करवाना चाहूंगा। प्लीज टेल मी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, अगर यही डिमांड कर्व है, अगर यही प्राइस कर्व है और ये डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, बताओ। किसी को याद नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन की डिमांड की इलास्टिसिटी? परफेक्ट, यस, परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्ट इलास्टिक, वेरी गुड। परफेक्ट इलास्टिक होगा तो डिग्री कितनी होती है उसकी, नहीं, परफेक्ट इलास्टिक की डिग्री 0 नहीं होती, परफेक्ट इनइलास्टिक की डिग्री 0 होती है। इन्फिनिटी, यस, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है,
AR कर्व डिमांड कर्व सेम है, तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जब डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, तो भाई उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी है। अपने आप को म्यूट करें, कृतिका म्यूट कर लो बेटा। चलो, ये था परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम। आगे बात करते हैं व्हेन इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। तो हमारा TR, AR और MR का क्या शेप होगा? बेटा आपको क्लियर हो रहा है अभी तक ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का? थम्स अप देंगे एक बार। चलो, वेरी गुड, ठीक है। नाउ सेकेंड केस हमारा क्या है? प्राइस फॉल्स, वेरी गुड, समझते चलो। प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे आपका प्राइस कम होगा, क्योंकि क्या है ये आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सरवाइव करना है तो प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते तुम। यहां लिख देता हूं मैं ये लो, केस क्या है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन का, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइसेस लोअर रखने की कोशिश करेंगे, तभी ज्यादा आउटपुट बेच सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या बिहेवियर होता है हमारा AR, TR और MR का। आउटपुट लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, नाउ सपोज AR जो है आपका वो है कुछ इस तरीके से 5, 4, 3, 2 and 1. Now what will be the TR? 5, 8, 9. Okay, then what we have is 8 again, then we have 5, right? चलो आगे बढ़ते हैं, वो है आपका MR। तो MR तो जो है वो चेंज इन TR हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही निकलता ही है। तो पहला तो खाली, बिकॉज 5 के ऊपर कुछ नहीं है। 8 - 5 is 3, 9 - 8 is 1, this is -1 and this will be minus का 3। okay, so this is your MR। now plot this on the diagram। देखो किस तरीके से शेप मिलेंगे आपको। यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। कुछ नेगेटिव में भी होगा तो एक नेगेटिव का y एक्सिस भी हमें यहाँ पे बना लेना चाहिए। y एक्सिस, x एक्सिस पे आएंगे आउटपुट और इस पे आएंगे रेवेन्यू। चलो गैप क्या क्या ले लेना चाहिए हमें? हाईएस्ट नंबर तो 9 है, तो 1 का गैप भी अच्छा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, राइट। आउटपुट पे तो 1, 2, 3, 4, 5 आ ही जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पे भी दो एक्सेस आएंगे, बिकॉज एक -1 है, एक -3 है, तो -1, -2, -3। चलिए अब प्लॉट करते हैं इसको एक बार। AR देखिए फर्स्ट यूनिट पे है 5, तो भाई स्टार्ट तो यहां से होगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पे 5, सेकंड पे है वो 4, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। 3 पे है 2 एंड 4 पे है वो 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको जॉइंट कर दें एक बार, ये थोड़ा सा इधर हो गया। ये हो गया हमारा AR कर्व, ठीक है। चलिए ठीक है, फाइन।
MR कर्व को ड्रॉ करते हैं। पहला कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरे पे है वो थर्ड यूनिट पे, तो यहां से स्टार्ट होगा MR, ओके। एंड नेक्स्ट थर्ड पे है वो 1, ये होगा 1। फोर्थ पे है वो -1, ये रहा। एंड फिफ्थ पे है वो -3 पे, समवेयर अराउंड हियर। अब देखो MR कर्व तुम्हारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हो गया MR कर्व, ठीक है। और TR कर्व कैसा होगा? फर्स्ट पे है 5 पॉइंट स्टार्ट, तो यहां से होगा। सेकंड पे है 8, थर्ड पे है 9, फोर्थ पे हो गया है 8, और फिफ्थ पे हो गया है 5 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका TR कर्व। दिस इज योर TR कर्व। मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या बेटा आपको, इसमें TR मेन नहीं है, बिकॉज नॉर्मल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, प्राइसेस कम कर रहे हो और आउटपुट बढ़ा रहे हो। तो स्टार्टिंग में TR आपका अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्राइसेस हाई हैं स्टार्टिंग में और आउटपुट थोड़े से कम बेचे जा रहे हैं, तो इसलिए फिर भी रेवेन्यू हो रहा है, बिकॉज प्राइसेस आर हाई। ना ज्यादा आउटपुट बेचोगे और प्राइसेस कम करते रहोगे और 5 से सीधा 2, 1, 3 ऐसे कर दोगे, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, आपका जो TR है वो डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो है आपका वो थर्ड आउटपुट पे, ठीक है। 9 यूनिट्स जहां पे आपको हो रहे हैं, 9 रुपीज का रेवेन्यू हो रहा है आपको, दिस इज हाईएस्ट, ये वाला पॉइंट। TR इज मैक्सिमम, कि तुम रेवेन्यू मैक्सिमाइज इस प्राइस पे कर सकते थे। अगर तुम इससे कम कर दोगे प्राइस और आउटपुट भी ज्यादा करोगे, तो आपका रेवेन्यू कम ही होगा, ठीक है। मेन इज व्हाट? AR एंड MR, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए। यस, ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे हम। both AR and MR falls with rise in output. Both AR and MR falls with rise in output. आप खुद देख सकते हैं, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। वो इसलिए हुआ है बिकॉज एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस होता है, एंड प्राइस को हम कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट आप इसमें नोट करें बेटा, दैट AR and MR is downward sloping. थर्ड चीज नोट करें आप बेटा, MR कैन बी नेगेटिव, बट AR जो है ना वो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बट AR कैन नेवर बी नेगेटिव। प्राइस कभी नेगेटिव होते हुए सुना है क्या? हाँ, प्राइस कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो AR नेगेटिव कैसे हो जाएगा? ये कौन सी बात हुई? -1 पे कभी किसी सामान को बिकते हुए देखा? -10 रुपए, -50 रुपए? भाई जब प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती तो एवरेज रेवेन्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मार्जिनल रेवेन्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो भाई बढ़ता है, गिरता है। तो जब गिरता है तब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। थर्ड आउटपुट के बाद ही ये नेगेटिव फेज में गया है। क्यों? क्योंकि थर्ड यूनिट के बाद जो है ये फॉल कर रहा है TR आपका, ठीक है। इस वजह से आपका जो MR है वो नेगेटिव फेज में चला गया है। इतनी सी बात थी बस।
और हाँ, एक बात ध्यान रखना, आपने यहाँ पे नोट क्या किया है बेटा, AR और MR कर्व के शेप इनटू द डिफरेंट कंपटीशन ऑफ मार्केट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR की शेप थी हॉरिजॉन्टल, इम्परफेक्ट कंपटीशन बोले तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, तीनों मार्केट में जो आपका AR और MR का शेप होगा ना, वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। जब हम पढ़ेंगे ना परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिटेल में, तब जब मैं यहाँ पे AR और MR कर्व का शेप बनाऊं तो कंफ्यूज मत होना, तब मत ये पूछना कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ये क्यों हुआ, वो हमने यहाँ पे देख लिया कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, एक बात और, बिकॉज AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्राइस एंड डिमांड कर्व, तो ये यहाँ पे नोट कर लो, AR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड। AR कर्व को ही हम प्राइस भी बोलते हैं और डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिए एक बार। एंड बस छोटा सा टॉपिक और टाइम पे ही आज खत्म करते हैं इसको, कल से स्टार्ट करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात और, यहाँ पे AR MR और TR तो आपने समझ लिया, गॉट इट। उसके बाद आप लोग समझिए छोटा सा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन AR MR TR एंड प्राइस इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है या रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा ये दोनों रिलेशनशिप क्लियर है? गिव मी द थम्स अप, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम किस मार्केट में कैसा शेप होगा TR MR और AR का, इतना ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, प्रैक्टिकल बेस भी आ सकता है। AR MR TR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पता है क्यों आया बेटा यहाँ पे? क्योंकि आपने AR कर्व को डिमांड कर्व भी बोला है, तो कभी तो AR कर्व की शेप है हॉरिजॉन्टल है, तो डिमांड कर्व का भी हॉरिजॉन्टल शेप होता है और उसकी इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। सिमिलरली डाउनवर्ड स्लोपिंग जब AR कर्व होगा तो डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की भी इलास्टिसिटी होती है। तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रिलेशनशिप हम कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए है हमारे पास एक फॉर्मूला, वो ध्यान रखना है आपको। योर MR शुड बी इक्वल टू AR इनटू दिस E इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइड बाय इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप है, इसी से हमें कुछ चीजें पता चलेंगी, ठीक है। नाउ जैसे अब इसमें क्या है, आपका ये लिख लो, ठीक है। वेयर MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, AR हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू, AR क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड प्राइस भी यही है, ठीक है। एंड E जो है, E इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अब हमें देखना है कि सपोज करो, जब मैं इलास्टिसिटी, तो हमें पता ही है 3 केस हो सकते हैं, 3 सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा पढ़ाया मैंने आपको था 5 इलास्टिसिटीज, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक भी, पर आपको याद होगा मैं उसको लेता नहीं था कहीं रेफरेंस में आगे जाके, ठीक है। हम सिर्फ हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक पढ़ते थे, हम परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक क्यों नहीं पढ़ते थे? कोई रीजन बता सकता है? सिर्फ हमने सर डिमांड, इमेजिनरी सिचुएशन हाँ होती है। परफेक्ट एकदम आंसर है, मैं भी यही बोलने जा रहा था, क्योंकि वो जो दोनों होते हैं ना वो इमेजिनरी होते हैं,
ऐसा कभी नहीं होता कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। भाई ऐसा कब हो जाएगी हम थोड़ा सा भी चेंज करें प्राइस में और डिमांड में कोई चेंज ही ना हो। और क्या ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं किया पर डिमांड फटाफट बदलती जा रही है, लाइक माइनर सा भी चेंज नहीं किया प्राइस में और डिमांड बदलती जा रही है। ठीक है, हाँ अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अगर वो अदर फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो फिर भी तो प्राइस में तो अफेक्ट होगा ही बाद में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, वो इमेजिनरी सिचुएशन होते हैं, इसीलिए हम तीन ही केस लेके चलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट केस इज व्हेन इलास्टिसिटी इज greater than 1, so our E is greater than 1, when elasticity is less than 1 and when elasticity is equals to 1। तो रख के देखते हैं एक बार E का फॉर्मूला में greater than 1 की वैल्यू, एक बार फॉर्मूला में रख देंगे less than 1 की वैल्यू और एक बार देखेंगे 1 की वैल्यू, और फिर हम पता करेंगे कि MR की वैल्यू क्या आई। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या लिखा था बेटा, MR इज इक्वल्स टू AR इंटू ये E माइनस 1 डिवाइड बाई E। ठीक है, फॉर्मूला तो सब में सेम ही चलेगा, MR इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, प्राइस लिख लेता हूँ मैं बार बार, एवरेज रेवेन्यू क्यों लिखूँ, E माइनस 1 डिवाइड बाई E, और सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइस इंटू E माइनस 1 अपॉन में E। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे MR है जो, देखो मान लो प्राइसेस सब पे 5 है। ठीक है, प्राइसेस 5 है, सब पे हमने फिक्स कर दिया 5। ठीक है, अब तुम ले लो एक बार इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 सपोज करो 2 ले लो। ठीक है, माइनस करो 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे फर्स्ट केस में, सिमिलरली इनटू, अब इस केस में क्या है, लेस देन 1 वैल्यू लेनी है तुम्हें। ठीक है, तो लेस देन 1 तुम ले लो बेटा 1, लेस देन 1 तुम ले लो 0.8 ले लो, चलो ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 कर दो और ये कर दो 0.8 फिर से। ठीक है, इसको सॉल्व करो और यहाँ पे क्या करो, 5 था मल्टीप्लाई बाय, अब तुम्हें 1 लेना है E, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या आएगी वैल्यू। यही, हाँ वेरी गुड, 2.5 माइनस 1.25 एंड 0। तो आपने क्या देखा, जब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव, व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव। ये हम MRE निकाल रहे थे ना। ठीक है, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0। ठीक है, तो इसी को कंक्लूड कीजिए यहाँ पे, इलास्टिसिटी जब ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा वो पॉजिटिव होगा, MR विल बी पॉजिटिव। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो हमारा MR जो है वो नेगेटिव होगा, MR विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 MR इज इक्वल्स टू 0। तो ये पूछेगा तुमसे एग्जाम में। ठीक है, या तो तुम्हें इनकी वैल्यू दे दे और तुम्हें पूछे कि बताओ MR की वैल्यू क्या आई। ठीक है, या कुछ भी, मतलब इन सब में से कोई भी 4-5 चीजें दे दे और लास्ट वाला निकालने को बोले, तो तुम आराम से निकाल सकते हो, ये हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, पूछेगा इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व what will be the shape of MRF, या what will be the value of MR। ठीक है, तो MR का पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और मेनली मुझे लगता है ये जो तुमसे पूछेगा वो तुम्हें पूछेगा रिलेशनशिप के फॉर्म में और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो इस चीज को नहीं भूलना बेटा। चलो अब 10 मिनट में 2 छोटे से कॉन्सेप्ट फटाफट से उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है,
वैसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, रिकॉल कराना है मेनली आपको। चलो, वो टॉपिक जो है ना हमारा, वो है हमारा, ये केस सबको क्लियर है? थम्स अप देंगे एक बार। छोटी सी बात थी बस एक, ठीक है, जो हमने ऐसे रिलेशनशिप समझ लिया विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। नहीं समझ में आया? किसको समझ नहीं आया? ये थम्स डाउन जिसने किया है बताओ भाई। एक थम्स डाउन वाला इंप्रेशन आया था। किसी को समझ नहीं आया तो बोलो, मैं क्लियर करूं फिर, अदरवाइज हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स जो हमें पढ़ना है, बस 10 मिनट में ओवर हो जाएगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा। 12:30 के अराउंड स्टार्ट कर लेंगे बीसीआर, ठीक है। छोटा सा रह गया बेटा, कर लेते हैं इस टॉपिक को ही खत्म, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बस। द फर्स्ट वन इज शट डाउन पॉइंट, shutdown point, and the second case is yes, producers equilibrium भी बोलते हैं हम इसको, एंड इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। चलो, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी शट डाउन पॉइंट कब आना चाहिए, तो इसमें आप लोग लिखिए शट डाउन पॉइंट तब होना चाहिए व्हेन अ फर्म इज नॉट एबल टू कवर। बताइए तो जरा, शट डाउन पॉइंट कब आना चाहिए? जब एक फर्म अपना फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा या वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा, तब। दो ही कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दोनों में से कौन सा कॉस्ट जब एक फर्म कवर नहीं कर पाती तो हम बोलते हैं उसे अब फर्म बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कृतिका क्या कहना है? फिक्स्ड कॉस्ट। बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए। Sir, variable cost. Yes, variable cost. The correct answer is variable cost. Why not fixed cost? Because fixed cost जो है वो तो एनी हाउ इनकर होनी ही होनी है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ठीक है। बट who are the main who are the main contributors in the production process? They are variable cost, ठीक है। तो बेटा जब तुम लेबर का वेजेस नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, जब तुम अपने रॉ मटेरियल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें फर्म बंद कर देना चाहिए, ठीक है। रेंट को एक बार को रोका जा सकता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए रेंट को हम रोक लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट हम इतने टाइम तक पे नहीं करें, सैलरीज रोक लेते हैं अपने स्टाफ की, ठीक है, ये हो सकता है। तो सैलरीज परमानेंट स्टाफ की, ठीक है, लेबर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेबर को तो वेजेस मिलते हैं, दिहाड़ी होते हैं वो लोग तो, ठीक है। तो दिन में इतना काम किया तो इस हिसाब से उनकी मजदूरी मिलेगी। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परमानेंट एम्प्लॉय सैलरीज, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजेस ऑफ लेबर। तो व्हेन अ फर्म इज नॉट एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ना, they should shut down the business. Because they are the main contributors in production, तो आप इनकी पेमेंट आप रोक नहीं सकते। और नॉर्मल सी बात है, खुद खुद सोचो, जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो लोग हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन को करने में, आउटपुट को बनाने में, अगर हम उन्हीं की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे मार्केट में फिर आगे जाके? तुम समझ रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट कवर ना करने का मतलब पता है क्या है? तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब तक तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें प्रॉफिट भी कैसे होगा?
प्रॉफिट तो उसके बाद आता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर कर ली जाती है। तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, तुम फॉर्म बंद कर दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो बेटा डायग्रामेटिकली जब पूछे तो ये पॉइंट तब आता है जब देखो ये है तुम्हारा AR, अभी तो मैंने आपको बता दिया दिस इज AR कर्व, ठीक है। और ये है सपोज तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो ऐसा होता है। सपोज करो जब तुम्हारा AR और ये ABC इस पॉइंट पे E पॉइंट पे ये शट डाउन पॉइंट दिखा रहा है, वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि जैसे ही इससे नीचे आ गए तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, बस तुरंत फॉर्म बंद कर दो। ओके तो E पॉइंट इज गिविंग वार्निंग सिग्नल दैट यू आर ऑपरेटिंग एट शटडाउन पॉइंट। तुम जस्ट शटडाउन पॉइंट के ही ऊपर हो, ठीक है, बस जरा से नीचे आने की देरी है। तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट इज रेवेन्यू के नीचे आया, सपोज कर लो यहां से नीचे से गया ऊपर होते हुए, ये वाला पोर्शन जब आ गया ना बेटा, चुपचाप से फॉर्म बंद कर दो, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा नीचे आ चुका है रेवेन्यू के, ठीक है, तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड शटडाउन पॉइंट। The second one is maximization of profit, also called producer equilibrium. तो जिन लोगों ने भी इको पढ़ा है जरा मुझे वो कंडीशन बताना कि कब होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या मैक्सिमाइज कब होता है प्रॉफिट। कंडीशन क्या थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन क्या था? When marginal revenue is equals to marginal cost, इतनी सी बात ध्यान में रखो। तुम्हारा प्रॉफिट वही मैक्सिमाइज होगा जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। यस ओके, व्हाई नॉट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट? आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन दोनों के रिगार्डिंग? इन दोनों पे क्यों नहीं हो सकता? when marginal revenue is greater than marginal cost and when marginal revenue is less than marginal cost, इन दोनों पॉइंट पे क्यों नहीं हो सकता प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में? या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को ही बोलते हैं कि इस पॉइंट पे आपका जो प्रॉफिट है ना, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। किसी को कोई आइडिया कि ये दोनों पॉइंट क्यों नहीं हो सकते? सोचो, इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, बस ये करके खत्म फिर हमारा। चलो मैं बताता हूं, खुद सोचो। रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो दैट मींस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो देयर आर मोर स्कोप कि हम प्रॉफिट को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है बिकॉज कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, ठीक है, प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग। बट वी वॉन्ट टू नो कि ऑप्टिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, ऑप्टिमम आउटपुट कब मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके बाद अगर तुम ऑपरेट करोगे ना बेटा, तुम प्रॉफिट के लिए बढ़ोगे ना, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा बट डिक्रीजिंग रेट से मिलेगा। जैसे हमने वो पढ़ा था ना टोटल कॉस्ट, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल या लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है रेवेन्यू प्रोडक्ट, फिर अपना मैक्सिमम होके वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है। तो वाई MR इज इक्वल्स टू MC इज ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि यहीं तक जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है और ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट दिया है। इसके बाद भले प्रॉफिट बढ़ा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो कम बना रहे हो, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से बना रहे हो, तो प्रॉफिट भी तो डिमिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हारा प्रॉफिट डिक्रीज ही कर रहा है, मतलब तुम कम कमा रहे हो प्रॉफिट, तो इस पॉइंट पे तुम हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो माना जाता है कंसिडर्ड एज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, ठीक है। तो आपको मैंने ये बेसिक से बता दिया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि इन्हीं का काम जो है ना वो हमारा जो डिटेल करना है अभी बाकी है। डिटेल वाला जो टॉपिक है वो तो है आपका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो तो डायग्राम से भी मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, कल हम उठाएंगे परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आज मेरा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पस था।
ये आप लोगों ने समझ लिया, ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अब आप लीजिए थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा पढ़ते रहो इको भी, जो भी डाउट आएगा क्लास में पूछ ले मेरे से, ओके। तो चलिए बेटा, टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।